हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिश्री। आज की वीडियो में हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का चैप्टर 4 करेंगे, जो कि डील करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स और रिलीफ्स। कल की वीडियो में हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि MPADPO का बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। मॉर्निंग 9 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 4 में कितने सेक्शंस हैं। तो चैप्टर 4 डील करता है सेक्शन 12 टू सेक्शन 29। क्लियर? ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में धारा 12 से लेकर धारा 29 तक कवर करना है। सेक्शन 12 क्या बोलता है? एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्रोसीडिंग पूरी डोमेस्टिक वायलेंस ऑफेंस की। सबसे पहले क्या हो जाता है? मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन, यहीं से आपका पूरा प्रोसीजर चालू होगा। सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? एन एग्रीव्ड पर्सन or a protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more reliefs under this act. aggrieved person या protection officer या फिर aggrieved person के behalf पे कोई other person, यानी कि वो other person कौन कौन हो सकता है? कोई relative हो सकता है aggrieved person का, friend हो सकता है, कोई neighbor हो सकता है, ठीक है, कोई NGO हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे ये लोग जो हैं वो एप्लीकेशन किसको? मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा रिलीफ्स के लिए। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा रिलीफ्स के लिए। ठीक है, कौन से रिलीफ्स देखे जा सकते हैं अंडर सबसेक्शन 1? प्रोटेक्शन ऑर्डर जो कि सेक्शन 18 में दिया है, रेजिडेंस ऑर्डर जो कि सेक्शन 19 में दिया है, मॉनिटरी रिलीफ जो कि सेक्शन 20 में दिया है, कस्टडी ऑर्डर की मांग की जा सकती है, सेक्शन 21 में दिया है, और कॉम्पनसेशन ऑर्डर की मांग की जा सकती है जो सेक्शन 22 में दिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है अंडर सबसेक्शन 1। प्रोविज़ो क्या बोलता है? Provided that before passing any order on such application, the magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider. ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा लगाई गई है, उसके लिए कोई ऑर्डर, कोई आदेश पास करने के पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्राप्त हुई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को वो कंसिडरेशन में लेगा। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देखेगा उस केस की। अब सबसेक्शन 2 देखिए क्या बोल रहा है। The relief sought under subsection 1 may include a relief for issuance of an order for payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the acts of domestic violence committed by the respondent. ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो रिलीफ मांग रही है अग्रीव्ड विमेन, ठीक है, तो उसमें जो रिलीफ मांग रही है वो रिलीफ क्या क्या इंक्लूड करता है? कॉम्पनसेशन इंक्लूड करता है और डैमेजेस इंक्लूड करता है। ठीक है, उस व्यक्ति के किसी भी अधिकार पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वो अग्रीव्ड पर्सन इंस्टीट्यूट कर सकती है कोई सूट। कहाँ पे? ठीक है, अदर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। मतलब किस चीज़ के लिए? डैमेजेस के लिए, कॉम्पनसेशन फाइल करने के लिए, उन इंजरीज़ के लिए, उन क्षति के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसको हुई हैं रिस्पोंडेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है सबसेक्शन 1 में मजिस्ट्रेट को, इसके अलावा वो किसी अदर कोर्ट में भी जो है सूट फाइल कर सकती है उस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुई इंजरीज़ के लिए के अगेंस्ट में डैमेजेस और कंपनसेशन पाने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि उसका राइट जो है वो एकदम लिमिटेड नहीं हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ही मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देती है। यहाँ पे क्या है, उसका राइट थोड़ा वाइड कर दिया है। ठीक है, प्रोविज़ो देखिए क्या कहता है।
provided that where a decree for any amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person, the amount, if any, paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under such decree, and the decree shall, notwithstanding anything contained in the civil procedure code or any other law for the time being in force, be executable for the balance amount, if any, left after such set off. तो प्रोविज़ो क्या कहता है सबसेक्शन 2 का, अगर किसी और कोर्ट ने, जैसे सिविल कोर्ट ने पहले ही कॉम्पनसेशन या डैमेजेस की डिक्री पास कर दी है और अग्रीव पर्सन के फेवर में अमाउंट डिसाइड हो गया है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया जो ऑर्डर है और सिविल कोर्ट का डिक्री दोनों एग्जीक्यूटेबल होगा। ठीक है, क्या होगा कि अगर किसी और कोर्ट में, जैसे कि यहाँ पे इसको राइट दिया ना सबसेक्शन 2 में कि आप किसी और कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो सूट, तो उस सूट में अगर कोई अमाउंट डिसाइड हो गया है और कॉम्पनसेशन मिल गया है किसके फेवर में, अग्रीव पर्सन के फेवर में, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया ऑर्डर और सिविल कोर्ट के द्वारा दी गई जो डिक्री है, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही एग्जीक्यूटेबल होंगे। ठीक है, दोनों ही निष्पादित होंगे। लेकिन अगर दोनों में सेम अमाउंट का कॉम्पनसेशन अवार्ड हुआ है, मान लीजिए कि दोनों में ही 1 लाख का कॉम्पनसेशन, सिविल कोर्ट ने भी 1 लाख का कॉम्पनसेशन दिया है पे करने के लिए रिस्पोंडेंट को और मजिस्ट्रेट ने भी सेम 1 लाख का दिया है, तो डबल रिकवरी नहीं की जा सकती। ठीक है, सेम केस में डबल रिकवरी नहीं की जा सकती है सेम केस में। मतलब सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी अमाउंट पे हो गया है उसके बाद बची हुई बैलेंस ही रिकवर की जा सकती है। 1 लाख में से मान लीजिए 80,000 रुपये वो दे चुका है एज ए कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द डिक्री ऑफ अदर कोर्ट। ठीक है, तो बचे हुए 20,000 ही यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे पे किए जाएंगे। ये नहीं कि 1 लाख पहले सिविल कोर्ट के डिक्री के अकॉर्डिंग पे किया, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट ने 1 लाख बोला है तो 1 लाख फिर से पे किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डबल रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट बचा रह जाएगा उतना ही पे किया जाएगा। क्लियर है? चलिए सबसेक्शन 3 देखेंगे हम। Every application under subsection 1 shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed as nearly as possible thereto। ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी और ऐसे ऐसे पर्टिकुलर्स को कंटेन, यानी कि ऐसे पॉइंट्स उसमें रखे जाएंगे जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। क्लियर? सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी ordinarily be beyond 3 days from the date of receipt of the application by the court। मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट को 1 अगस्त को एप्लीकेशन प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो उसकी प्राप्ति के 2 दिन के अंदर ही फिक्स की जाएगी वो डेट। ठीक है, यानी कि अगर 1 अगस्त को उनको एप्लीकेशन मिली है तो 3 अगस्त तक ही उनको क्या करनी है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट रखनी है। ठीक है, सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। अब मान लीजिए कि 2 अगस्त को हियरिंग हो गई। ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो प्रयास करेंगे कि एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दें कितने दिनों के अंदर, पहली हियरिंग से, यानी कि 2 अगस्त से 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए सेक्शन 13 सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, अब जो नोटिस रिस्पोंडेंट को सर्व करना है उसके बारे में हमें सेक्शन 13 में दिया है। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर हु शैल गेट इट सर्व्ड बाय सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द रिस्पोंडेंट एंड ऑन any other person as directed by the magistrate within a maximum period of 2 days or such further reasonable time as may be allowed by the magistrate from the date of its receipt। ठीक है, अब जो हियरिंग की डेट फिक्स की गई है सेक्शन 12 के अंतर्गत, तो जो नोटिस होगा रिस्पोंडेंट को भी तो बताना होगा ना कि ये डेट फिक्स हो गई है, आपको आना है हियरिंग के लिए। ठीक है, तो वो नोटिस कौन सर्व करेगा?
प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्व करेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में करेगा रिस्पोंडेंट को या फिर किसी अदर पर्सन को। अगर मजिस्ट्रेट बोलें कि रिस्पोंडेंट अगर जैसे मान लीजिए नहीं है या फिर वो आउट ऑफ सिटी है, तो उसके एड्रेस पे किसी और को, उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को, उसके नेबर को, किसी को भी जैसा मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करें, निर्देश दें, उस व्यक्ति को वो नोटिस सर्व किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर, या फिर अगर मजिस्ट्रेट अलाउ करें तो रीजनेबल टाइम वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? आर डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस of notice made by the protection officer in such form as may be prescribed shall be the proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by magistrate unless the contrary is proved, ठीक है। अब क्या होगा कि डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस भी ज़रूरी है प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। मजिस्ट्रेट को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताना होगा कि जो उन्होंने नोटिस सर्व करने को दिया था रिस्पोंडेंट को या फिर किसी अदर पर्सन को, वो हमने सर्व कर दिया है। तो उसके लिए क्या आ जाता है? डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है, जो कि प्रूफ माना जाएगा कि रिस्पोंडेंट को सर्व हो चुका है या फिर किसी अदर व्यक्ति को, जैसा कि मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया था, जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए, यानी कि जब तक इस बात के अगेंस्ट में, डिक्लेरेशन के अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट ये प्रूव ना कर दे कि उसको किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला है। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 डील करता है काउंसलिंग से, ठीक है। द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और द अग्रीव्ड पर्सन आइदर सिंगली और जॉइंटली टू अंडरगो काउंसलिंग विद इन एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु possess such qualification and experience in counseling as may be prescribed, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे ये लगता है कि काउंसलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए रिस्पोंडेंट को या अग्रीव्ड पर्सन को, दोनों को साथ में या फिर दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग काउंसलिंग होनी चाहिए सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर के साथ जो क्वालिफिकेशन रखता हो और एक्सपीरियंस रखता हो काउंसलिंग में, ठीक है। तो उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काउंसलिंग पे भेजा जा सकता है कपल को। और सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? वेयर द मजिस्ट्रेट हैज़ इशूड एनी डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 1 ही शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months, ठीक है। जहाँ मजिस्ट्रेट ने सब सेक्शन 1 के अंतर्गत डायरेक्शन दे दिए हैं काउंसलिंग के लिए, तो जो नेक्स्ट डेट होगी जो फिक्स की जाएगी हियरिंग की, वो काउंसलिंग से 2 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी, यानी कि काउंसलिंग होने के बाद विद इन 2 months उनको नेक्स्ट डेट देनी होगी। क्लियर? क्योंकि जहाँ पर एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना है, ठीक है, उनके ऊपर हो रहे अपराधों से उनको बचाना है, वहीं एक तरफ ये भी चाहता है कानून कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो बच जाएं, ना कि टूटें, ठीक है। तो काउंसलिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है उसके लिए कि दोनों को अलग अलग समझा दो या साथ में समझा दो, उसके बाद उनको टाइम दे दो, फिर नेक्स्ट हियरिंग करो। अगर मन बदल के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि रिलेशनशिप उनका आगे तक जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 15 असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, ठीक है। वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता। इफ़ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट में सिक्योर द सर्विसेज ऑफ सच पर्सन प्रेफरेबली अ वुमन whether related to aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit for the purpose of assisting him in discharging his function। इस एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट जो है वो किसी व्यक्ति की सर्विसेज सिक्योर कर सकता है, स्पेशली अगर वो वुमन हो, ठीक है, कोई महिला हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी सहायता ली जा सकती है, चाहे वो अग्रीड पर्सन से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए वो वेलफेयर एक्सपर्ट जो एक्टिवली इंगेज रहता है, फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करता है, ठीक है, एक्सपर्ट है वो सहायता करने में, तो वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए उसकी हेल्प ले सकता है, किसकी? वेलफेयर एक्सपर्ट की। सेक्शन 16 क्या बोल रहा है? प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है इन कैमरा, ये एक लीगल टर्म है। इन कैमरा मतलब होता है क्लोज्ड कोर्ट, ठीक है, क्लोज्ड कोर्ट। प्रोसीडिंग जो कि कैमरा इन कैमरा होनी चाहिए, बंद कोर्ट में होनी चाहिए। इफ़ द मजिस्ट्रेट
considers that the circumstances of the case so warrant, and if either party to the proceeding so desires, he may conduct the proceeding under this act in camera. अगर मजिस्ट्रेट कंसीडर करता है कि जो केस है उसकी सर्कमस्टेंसेस वारंट है, उनकी जो परिस्थितियां हैं उस केस की वो ऐसी हैं कि ओपन कोर्ट में उनका सुनवाई नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर कोई पार्टी प्रोसीडिंग की ऐसा चाहती है कि जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा हो, बंद कमरे में हो, क्लोज कोर्ट में हो इस एक्ट के अंतर्गत, तो वैसा ही उसको कंडक्ट कराएगा कौन, मजिस्ट्रेट। देखिए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले मामले होते हैं ये कुछ प्राइवेट मामले होते हैं, ठीक है। ओपन कोर्ट में हो सकता है कि अग्रीव्ड पर्सन जो है वो सेफ फील ना करे और डरे, वो कुछ बताने से, अपने स्टेटमेंट देने से डरे, या उसको किसी भी चीज़ से शर्म आए, तो वो क्या है कि वो बोल सकती है मजिस्ट्रेट को कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग चाहती है, बंद कमरे में चाहती है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को खुद ही ऐसा लगता है सर्कमस्टेंसेस देख के कि ओपन कोर्ट में ये मामला नहीं सुनना जाना चाहिए, तो वो क्लोज कोर्ट में सुनने के निर्देश दे सकता है, जिससे कि वो बिल्कुल फ्री फील करे अपनी सारी बातें उनसे शेयर करने में, उनको बताने में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 17 पे। राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड में साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी लॉ में किसी भी बात के होते हुए भी every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same, ठीक है। प्रत्येक महिला जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे, साझी गृहस्थी में रहे, चाहे उसका कोई उस प्रॉपर्टी पर राइट, टाइटल या बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो या ना, ठीक है। चाहे वो घर उसके हस्बैंड का हो, चाहे वो घर उसके इन लॉस का हो, चाहे वो घर टेनेंटेड हो, ठीक है, किराए का हो। सेक्शन 17 महिला को देता है रहने का अधिकार शेयर्ड हाउस होल्ड में, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द अग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रिस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अग्रीव्ड पर्सन को यानी कि जो पीड़ित महिला है उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता और शेयर्ड हाउस होल्ड से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस साझी गृहस्थी से या फिर उस प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट से रिस्पोंडेंट के द्वारा, जब तक कि उसको लीगली एविक्ट करने का, एक्सक्लूड करने का ऑर्डर ना हो, ठीक है। तो बिना प्रोसीडिंग फॉलो किए रिस्पोंडेंट अग्रीव्ड पर्सन को घर से नहीं निकाल सकता, ना ही उसके इन लॉज निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 17 में है उसको राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। मैंने आपको चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में बताया था शायद पहले की वीडियोज़ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ बताया था, एसआर बत्रा वाला, एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा। उसमें क्या हुआ था कि जो घर था वो उसके पति के नाम पे ना हो के उसके ससुर के नाम पे था। तो ये बात आई थी वहाँ पे कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ पति का घर होना कंपलसरी है, इस तरीके का वहाँ पे जजमेंट था जिसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें आई कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का ओन किया हुआ हाउस या फिर टेनेंटेड नहीं होना चाहिए, चाहे वो इन लॉस का हाउस भी हो। सेक्शन 17 प्रोटेक्ट करता है विमेन को, उसके शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार देता है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, ठीक है। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में प्रोटेक्शन ऑर्डर कहाँ दिया गया था, सेक्शन 2 का क्लॉज ओ, ठीक है। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द अग्रीव्ड पर्सन and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from. Magistrate aggrieved person और respondent को अपॉर्चुनिटी देने के बाद, सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देने के बाद, ठीक है, दोनों पक्षों को सुन लेने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया इसका मतलब होता है
पहली बार में अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या हो सकता है आगे चल के, ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है अग्रीव्ड पर्सन के फेवर में, और रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट कर सकता है ये सारी चीज़ें करने से, ठीक है। रिस्पोंडेंट को मना करेगा क्या करने से, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी एक्ट कमिट करने से, एडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस में किसी भी प्रकार की किसी को सहायता करने से या फिर प्रयास करने से मना करेगा। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन और इफ द पर्सन अग्रीव्ड इज अ चाइल्ड इट्स स्कूल और एनी अदर प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन। तो और क्या मना करेगा रिस्पोंडेंट को कि अगर अग्रीव्ड पर्सन कहीं जॉब करती है, ठीक है, कहीं एम्प्लॉयमेंट में है, तो उस जगह पर एंटर नहीं करेगा। और अगर अग्रीव्ड पर्सन एक चाइल्ड है तो उसके स्कूल या फिर किसी ऐसी प्लेस जहाँ बार बार अग्रीव्ड पर्सन फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, ऐसी जगह पर एंटर नहीं करेगा। क्लॉज डी क्या बोल रहा है, अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर विद द अग्रीव्ड पर्सन इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल और रिटन और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी भी तरीके से उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा, किससे, अग्रीव्ड पर्सन से, चाहे ना ही उससे कोई पर्सनल मीटिंग करेगा, ठीक है, ना ही उससे कोई बात करेगा, ना ही कोई मैसेज, कॉल, ईमेल्स, ठीक है, कोई भी लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें करने से वो मना कर सकता है। क्लॉज ई क्या बोल रहा है, एलिनेटिंग एनी एसेट्स, ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स और बैंक अकाउंट्स यूज्ड और हेल्ड और enjoyed by both the parties, jointly by the aggrieved person and the respondent or singly by the respondent, including her स्त्रीधन or any other property, held either jointly by the parties or separately by them, without the leave of the magistrate, ठीक है। रिस्पोंडेंट बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के जॉइंट प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं करेगा। वुमन का स्त्री धन जैसे कि ज्वेलरी, गिफ्ट, प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी एसेट बेचने या फिर उसको एलिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। क्लॉज एफ बोल रहा है, कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स, अदर रिलेटिव्स और एनी पर्सन हु गिव द अग्रीव्ड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। सिर्फ अग्रीव्ड वुमन ही नहीं बल्कि उसके बच्चे, रिश्तेदार या जो उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हार्म करना मना है। और क्लॉज जी बोल रहा है, कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, या किसी भी तरह का ऐसा एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत स्पेसिफाई किया गया है कमिट ना करने से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट मना करेगा रिस्पोंडेंट को करने से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, रेजिडेंस ऑर्डर। सेक्शन 19 निवास आदेश। रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 2 में कहाँ दिया गया था, सेक्शन 2 क्लॉज पी। सबसेक्शन 1, while disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एप्लीकेशन डिस्पोज करते समय मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो क्या पास कर सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर, ठीक है, निवास आदेश। क्या होगा निवास आदेश में, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजिंग or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household। वो रिस्पोंडेंट को मना करेगा कि रिस्पोंडेंट अग्रीव्ड पर्सन को उसके शेयर्ड हाउसहोल्ड, साझी गृहस्थी से उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, मतलब कि उसका पोजीशन नहीं छीनेगा, उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे रिस्पोंडेंट का उस शेयर्ड हाउसहोल्ड में लीगल या इक्विटेबल इंटरेस्ट हो या ना हो। क्लॉज बी, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड, ये भी निर्देश दे सकता है कि रिस्पोंडेंट उस साझी गृहस्थी से खुद को अलग कर ले, ठीक है, खुद को वो उस घर से बाहर निकाल ले। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउसहोल्ड इन विच द अग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए ये है शेयर्ड हाउसहोल्ड, ठीक है, घर है,
उसमें मजिस्ट्रेट ने इतना ऑर्डर कर दिया कि ये वाला जो पोर्शन है वो है अग्रीव्ड पर्सन का, वुमन का। तो इस पोर्शन में ना तो रिस्पोंडेंट और ना ही उसके कोई रिलेटिव एंटर करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप बात को। वो अग्रीव्ड पर्सन को घर से बाहर नहीं निकालेगा, चाहे उसे खुद घर से बाहर निकलना पड़े। और अगर कोई पोर्शन अलॉट किया गया है अग्रीव्ड पर्सन को, तो वो ये भी निर्देश दे सकता है कि रिस्पोंडेंट या फिर कोई भी रिलेटिव उस पोर्शन में एंटर नहीं करेगा जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन रहता है। Clause D. Restraining the respondent from alienating or disposing of the shared household or encumbering the same. मतलब रिस्पोंडेंट शेयर्ड हाउस होल्ड को एलिनेट नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसको बेचेगा नहीं, ठीक है, उसको किराए पर नहीं देगा, मॉर्गेज पर नहीं देगा उसको बिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के लिए मना करेगा मजिस्ट्रेट। क्लॉज ई, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट। रिस्पोंडेंट जो होगा वो अपने राइट्स को, अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा शेयर्ड हाउस होल्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता वो कि किसी को अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, किसी रिश्तेदार को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए रिस्पोंडेंट ने, हस्बैंड ने अपना हिस्सा किसी और रिश्तेदार को ट्रांसफ़र करके वुमन को घर से निकालने की कोशिश करे, तो ऐसा भी अलाउड नहीं है। क्लॉज एफ, directing the respondent to secure same level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household or to pay rent for the same if circumstances so require। ये भी निर्देश दे सकता है रिस्पोंडेंट को कि सेम लेवल का एकोमोडेशन सिक्योर करे, ठीक है, जिस तरीके का स्टैंडर्ड है अग्रीव्ड पर्सन का, जिस तरीके से वो रहती आई है, ठीक है, उसी तरीके का घर उसको या तो दूसरा घर अरेंज करे या फिर रेंट पे करे घर का, या फिर उसको रेंट अलाउंसेस दे अगर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर करती हैं तो। प्रोविज़ो क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज़ वुमन। क्लॉज बी में क्या बोल रहा था कि जो रिस्पोंडेंट है ज़रूरत पड़े तो ये भी निर्देश दिया जाएगा उसको कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड से खुद को अलग कर ले, बाहर निकाल ले। लेकिन यहाँ पे इसका प्रोविज़ो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी आदेश किसी वुमन के अगेंस्ट में पास नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर रिस्पोंडेंट वुमन है, यानी कि सास, ननद, कोई भी फीमेल रिलेटिव है जो उस घर में रहती है, ठीक है, तो उस पर ये क्लॉज भी जो है अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए ऐसा कोई ऑर्डर अगेंस्ट में नहीं निकाला जाएगा कि वो वुमन ही अपने आप को घर से बाहर निकाल ले, ठीक है। अगर कोई मेल रिस्पोंडेंट है तो वो अपने आप को घर से बाहर निकालने का इस तरीके का आदेश उसको मजिस्ट्रेट से मिल सकता है। सबसेक्शन 2, The magistrate may impose any additional condition or pass any other direction which he may deem reasonably necessary to protect or to provide for the safety of the aggrieved person or any child of such aggrieved person। मजिस्ट्रेट ये एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है या अदर डायरेक्शन भी दे सकता है जो भी उसको रीजनेबली सही लगे, ज़रूरी लगे और अग्रीव्ड पर्सन की सेफ्टी के लिए वो प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे आदेश या फिर ऐसे डायरेक्शन, या फिर अग्रीव्ड पर्सन के बच्चे के लिए, अग्रीव्ड पर्सन के चाइल्ड के लिए जो भी रीजनेबल नेसेसरी लगेगा उस तरीके का ऑर्डर इम्पोज कर सकता है रिस्पोंडेंट पे। सबसेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट से एक बंद पत्र भी निष्पादित करवा सकता है विद और विदाउट श्योरिटीज डोमेस्टिक वायलेंस को होने से बचाने के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 4, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 shall be deemed to be an order under chapter 8 of the CRPC and shall be dealt with accordingly। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया कोई आदेश वही आदेश माना जाएगा जो CRPC के चैप्टर 8 में दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। और जो चैप्टर 8 किससे डील करता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है। अब कहाँ दिया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर
में, ठीक है। Subsection 5. While passing an order under subsection 1 and subsection 2 or subsection 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making an application on her behalf in the implementation of the order. Subsection 1, subsection 2 या subsection 3 के अंतर्गत ऑर्डर पास करते समय, रेजिडेंस ऑर्डर पास करते समय कोर्ट एक और आदेश भी पास कर सकती है ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्ट करते हुए, ऑफिसर इंचार्ज को निर्देश देते हुए, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो, कि अग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन दिया जाए या फिर उसको कोई सहायता देनी है एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन भी मिल सकता है जिसने उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन बनाई है। Subsection 6. While making an order under subsection 1, the magistrate may impose on the respondent obligation relating to the discharge of rent and other payments having regard to the financial needs and resources of the parties. Subsection 1 के अंतर्गत आदेश देते समय, आदेश बनाते समय मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को ऑब्लिगेशन भी इम्पोज कर सकता है, ठीक है, कुछ दायित्व भी दे सकता है, जैसे कि रेंट देने के लिए या फिर कोई अदर पेमेंट करने के लिए या कोई भी फाइनेंशियल नीड फुलफिल करने के लिए अग्रीव्ड पर्सन को। सबसेक्शन 7. द मजिस्ट्रेट may direct the officer in charge of the police station in whose jurisdiction the magistrate has been approached to assist in the implementation of the protection order. मजिस्ट्रेट जिस क्षेत्राधिकार में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को ये निर्देश दे सकता है कि वो हेल्प करे प्रोटेक्शन ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में। और सबसेक्शन 8 बोलता है द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न टू द पोजीशन ऑफ द अग्रीड पर्सन हर स्त्री धन और एनी अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू विच शी इज एंटाइटल्ड टू। मजिस्ट्रेट ये भी डायरेक्ट कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि अग्रीव्ड पर्सन के पोजीशन में जो भी कोई चीज़ है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अग्रीव्ड पर्सन की है, जैसे उसका स्त्री धन, कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसकी वो हकदार है, वो अग्रीव्ड पर्सन को वापस कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी निवास आदेश में, रेजिडेंस ऑर्डर में। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे सेक्शन 20, जो कि डील करता है मॉनेटरी रिलीफ्स से, ठीक है, धनीय अनुतोष। ये हमें सेक्शन 2 में कौन से क्लॉज में दी थी डेफिनेशन? 2K में, मॉनेटरी रिलीफ्स। सबसेक्शन 1. While disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of the domestic violence, and such relief may include but not limited to. सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी एप्लीकेशन को डिस्पोज करते समय मजिस्ट्रेट ये निर्देश दे सकता है रिस्पोंडेंट को कि अग्रीव्ड पर्सन को जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है, या जो भी उसके खर्चे हैं, तो अग्रीव्ड पर्सन को रिस्पोंडेंट के द्वारा क्या पे किया जाए? मॉनेटरी रिलीफ, ठीक है, उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए या उसके बच्चे को जो जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो भी उनको नुकसान हुआ है। और ये सारे रिलीफ्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं ये जो 4 क्लॉज दिए हैं वो, बट नॉट लिमिटेड टू। इसके अलावा भी कुछ और रिलीफ्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ये 4 क्लॉज तक ही सीमित नहीं है सेक्शन 20। लॉस ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, अगर वो कहीं जॉब कर रही थी, उसकी जॉब चली गई है, तो उसके लिए मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर दे सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए दे सकता है ऑर्डर। द लॉस कॉस्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन। अगर अग्रीव्ड पर्सन के कंट्रोल में कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसको हटा दिया गया है या जिसको नुकसान पहुंचाया गया है या जो बेकार हो गई है, तो उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर दिया जा सकता है। और क्लॉज डी बोल रहा है द मेंटेनेंस फॉर द अग्रीव्ड पर्सन एज वेल एज हर चिल्ड्रन इफ एनी इंक्लूडिंग एन ऑर्डर अंडर और इन एडिशन टू एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। अग्रीव्ड पर्सन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए उसके बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा,
ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए मेंटेनेंस देना। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत अग्रीव पर्सन को और उसके बच्चों को मेंटेनेंस मिल सकता है। ठीक है, और अब 125 की जगह क्या हो गया है बीएनएसएस में सेक्शन 144। तो इस टाइप के जो लॉस हुए हैं अग्रीव पर्सन को, उसकी भरपाई करने के लिए क्या दिया जाएगा, क्या दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, मॉनिटरी रिलीफ। सब सेक्शन 2, the monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed। ठीक है, मॉनिटरी रिलीफ क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत कि जो रिलीफ है ऐसा धनीय अनुतोष कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अग्रीव्ड पर्सन का, ठीक है, जिस तरीके से उसकी लाइफस्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए मॉनिटरी रिलीफ ग्रांट किया जाएगा। सब सेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट शेल हैव द पावर टू एन ऑर्डर एन अप्रोप्रिएट लम्प सम पेमेंट और मंथली पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एज द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस मे रिक्वायर। ठीक है, मजिस्ट्रेट को ये शक्ति है कि वो आदेश पारित कर सकता है और ये बोल सकता है कि जो मेंटेनेंस का पेमेंट है या तो वो एक बार में दिया जाए या फिर वो मंथली पेमेंट्स के रूप में दिया जाए, जैसा भी उस केस के नेचर और सर्कमस्टेंसेस होंगे उस पर डिपेंड करेगा। Subsection 4, the magistrate shall send a copy of the order for monetary relief made under subsection 1 to the parties to the application and to the in charge of police station within the local limit of whose jurisdiction the respondent resides। मजिस्ट्रेट जो है वो एक कॉपी सेंड करेगा मॉनिटरी रिलीफ के आदेश की, जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत बनाया गया है। किसको? एप्लीकेशन जिन्होंने दी है उस पार्टी को, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ठीक है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिस्पोंडेंट रहता है। सबसेक्शन 5 बोल रहा है द रिस्पोंडेंट शैल पे द मॉनिटरी रिलीफ ग्रांटेड टू द अग्रीव्ड पर्सन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। जो रिस्पोंडेंट है वो मॉनिटरी रिलीफ पे करेगा अग्रीव्ड पर्सन को सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आदेश में दिए गए स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत। ठीक है, जो सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाई किया जाए टाइम पीरियड। और सबसेक्शन 6 बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर और डेटर ऑफ द रिस्पोंडेंट टू डायरेक्टली पे to the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or salaries or debt due to or accrued to the credit of the respondent, which amount may be adjusted towards the monetary relief payable by the respondent। अगर रिस्पोंडेंट जो है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है उसको मॉनिटरी रिलीफ पे करने का, किसको? अग्रीव्ड पर्सन को। ऐसा पेमेंट देने में अगर वो असफल हो जाता है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? डायरेक्टली एम्प्लॉयर को या डेटर को, ठीक है, जिसके अंडर में वो नौकरी करता है, या फिर कोई डेटर जिसको रिस्पोंडेंट के द्वारा पैसा दिया जाना है, उसको बोल सकता है कि वो डायरेक्टली अग्रीव्ड पर्सन को पे करे, जैसा भी कोर्ट उसको डायरेक्ट करे, जैसे भी उसको निर्देश दिए जाएं, जिससे कि मॉनिटरी रिलीफ को रिस्पोंडेंट के द्वारा उसके अमाउंट को एडजस्ट किया जा सके। मतलब कि रिस्पोंडेंट की जो सैलरी है या वेजेस है या कोई भी पैसा जो उसको मिलना है, उसमें से एक पोर्शन कट करके सीधा कोर्ट के थ्रू किसको जाएगा? अग्रीव्ड पर्सन को दिया जा सकता है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर रिस्पोंडेंट जानबूझकर पेमेंट देने से बच रहा हो, ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन को मॉनिटरी रिलीफ देने से बच रहा हो, तो विक्टिम को फिर भी पैसा मिले, किसके थ्रू? डेटर के थ्रू या फिर एम्प्लॉयर के थ्रू, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर रहे। क्लियर है? चलिए अब हम आ जाएंगे सेक्शन 21 पे, जो कि डील करता है कस्टडी ऑर्डर से। ठीक है, कस्टडी ऑर्डर कहाँ दिया गया था? सेक्शन 2 के क्लॉज डी में। ठीक है, कस्टडी ऑर्डर यानी कि अभिरक्षा आदेश। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, the magistrate may at any stage of hearing of the application for protection order or for any other relief under this act grant temporary custody of any child
or children to the aggrieved person or the person making an application on her behalf and specify, if necessary, the arrangement for visit of such child or children by the respondent. अब कस्टडी, बच्चों की कस्टडी की बात हो रही है यहाँ पे सेक्शन 21 में, कि किसी भी लॉ में किसी भी बात के होते हुए मजिस्ट्रेट सुनवाई की किसी भी स्टेज पर किसी भी पॉइंट पे आके टेम्पररी कस्टडी ग्रांट कर सकता है बच्चे की या बच्चों की, किसको, अग्रीव्ड पर्सन को, या फिर उस पर्सन को जिसने अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में एप्लीकेशन बनाई है सेक्शन 12 के अंतर्गत, और अगर ज़रूरी हो तो अरेंजमेंट भी कर सकता है रिस्पोंडेंट के द्वारा बच्चों के विजिट को। ठीक है, इस सेक्शन में कोर्ट को पावर दी गई है कि इंटरम या फाइनल स्टेज पर चाइल्ड कस्टडी के ऑर्डर पास कर सके। कोर्ट विक्टिम यानी कि अग्रीव्ड वुमन के फेवर में टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर पास कर सकता है। रिस्पोंडेंट जो कि एक्यूज्ड है, ठीक है, उसको चाइल्ड के पास जाने से मना भी किया जा सकता है और अरेंजमेंट भी किया जा सकते हैं, हाँ, उसके विजिट के लिए। ठीक है, बच्चों से मिलने के लिए अरेंजमेंट भी किए जा सकते हैं। अब प्रोविज़ो क्या बोल रहा है इस सेक्शन का, प्रोवाइडेड दैट if the magistrate is of opinion that any visit of the respondent may be harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow such visit. अगर मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि रिस्पोंडेंट के द्वारा बच्चों को विजिट करना बच्चों के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे विजिट को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। सब सेक्शन 1 में अरेंजमेंट भी कर सकता है विजिट करने के लिए रिस्पोंडेंट को, और अगर उसको लगता है कि बच्चों के लिए हार्मफुल है तो ऐसे विजिट को रिफ्यूज़ भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स। कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स में क्या होगा, इन एडिशन टू अदर रिलीफ्स एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, द मजिस्ट्रेट मे ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for injuries including mental torture and emotional distress caused by the act of violence committed by that respondent. इस एक्ट के अंतर्गत ग्रांट किए गए रिलीफ्स के एडिशन में जो भी रिलीफ्स ग्रांट किए गए हैं अग्रीव्ड पर्सन को, उसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर एक आदेश पारित कर सकता है। कौन सा आदेश? कॉम्पनसेशन ऑर्डर, जिसमें ये निर्देश दिया जाएगा रिस्पोंडेंट को कि वो अग्रीव्ड पर्सन को हुई इंजरीज, ठीक है, क्षति जो इंक्लूड करती है मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसको हुई है, ऐसी क्षति के लिए मुआवजा दे, ठीक है, उसके नुकसान की भरपाई करे जो रिस्पोंडेंट के द्वारा कमिट किया गया है। ये हो गया हमारा कॉम्पनसेशन ऑर्डर। कॉम्पनसेशन ऑर्डर कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 क्लॉज सी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 22, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स। ठीक है, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। अब देखिए इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 23 में एक्स पार्टे ऑर्डर भी दिया जा सकता है, ठीक है, एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है। क्या बोल रहा है सेक्शन 23? इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट में पास सच इंटरिम ऑर्डर एज ही डीम जस्ट एंड प्रॉपर। इस एक्ट के अंतर्गत किसी प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है जो कि ठीक हो, ठीक है, करेक्ट हो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। इंटरिम ऑर्डर यानी कि अंतरिम आदेश। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसी डिस्क्लोजेज that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence, or that there is likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant an ex parte order on the basis of the affidavit in such forms as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21, or as the case may be section 22 against the respondent. ये सेक्शन कोर्ट को पावर देता है कि वो इंटरिम यानी कि टेम्पररी, अंतरिम और एक्स पार्टे बिना सामने वाले पार्टी को बुलाए एक पक्षीय आदेश पास कर सके ताकि विक्टिम को तुरंत प्रोटेक्शन मिल सके।
अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि कंप्लेनेंट या विक्टिम को तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए अग्रीव्ड पर्सन को, तो वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ एक्सेट्रा। मतलब केस ख़त्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक्स पार्टे ऑर्डर में क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2 में, अगर कंप्लेंट एफिडेविट के साथ अर्जेंट नीड दिखाए, एफिडेविट के साथ अर्जेंट नीड दिखाए तो मजिस्ट्रेट एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, एक पक्षी आदेश भी पास कर सकते हैं बिना हस्बैंड को, बिना इन लॉज को सुने। ठीक है, ये मेनली होता है इमीडिएटली सेफ्टी और रिलीफ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइफ को हस्बैंड डेली मार रहा है, उसके साथ मार पिटाई कर रहा है, अगर कोर्ट नोटिस भेजकर हस्बैंड को सुनने का वेट करेगा तो वाइफ की जान खतरे में आ सकती है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक्स पार्टे प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगा ताकि हस्बैंड वाइफ के पास ना आ सके। और अगर बच्चे की कस्टडी अर्जेंटली देनी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोर्ट इंटरिम कस्टडी ऑर्डर पास कर सकता है। क्लियर है? चलिए, सेक्शन 24, कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों को निःशुल्क दिया जाना। द मजिस्ट्रेट शैल, in all cases where he has passed any order under this act, order that a copy of such order shall be given free of cost to the parties to the application. The police officer in charge of police station in the jurisdiction of which the magistrate has been approached, any service provider located within the local limit of the jurisdiction of the court, and if any service provider has registered a domestic incident report to that service provider. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आदेश की प्रतियां देनी होंगी किसको, कोर्ट को। मजिस्ट्रेट सभी केसेस में जहां भी वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास करेगा, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर या फिर कॉम्पनसेशन ऑर्डर, ठीक है, तो उस ऑर्डर की फ्री कॉपी, बिल्कुल निःशुल्क प्रति किसको देगा, अग्रीव्ड वुमन को, कंप्लेनेंट को, रिस्पोंडेंट को या कंसर्न पुलिस ऑफिसर को जिसके क्षेत्राधिकार में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, किसी सर्विस प्रोवाइडर को भी देगा। इन सब लोगों को एक एक कॉपी देनी होगी, फ्री कॉपी देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 25, ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स। आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन। A protection order made under Section 18 shall be in force till the aggrieved person applies for discharge. Section 18 के अंतर्गत दिया गया प्रोटेक्शन ऑर्डर तब तक वैलिड रहेगा जब तक कोर्ट खुद उन्हें कैंसिल या मॉडिफाई ना करे या फिर अग्रीव्ड पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई ना करे। ठीक है, और सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द अग्रीव्ड पर्सन or the respondent is satisfied that there is a change in the circumstances requiring alternation, modification or revocation of any order made under this act, he may for reason to be recorded in writing pass such order as he may deem appropriate. अगर मजिस्ट्रेट को अग्रीव्ड पर्सन या फिर रिस्पोंडेंट की फाइल की गई एप्लीकेशन की प्राप्ति पर ये लगता है या वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सर्कमस्टेंसेस, केस की परिस्थितियाँ बदल गई हैं और ऑर्डर्स में जो आदेश उसने पारित किए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, रेजिडेंस ऑर्डर हो, कस्टडी ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है, मॉनिटरी रिलीफ है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन होना चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए या फिर उस आदेश को रिवोक कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो ऐसे ऑर्डर का जो रीज़न है ऑल्टरनेट करने का, मॉडिफाई करने का या रिवोक करने का, ऐसे रीज़न को रिकॉर्ड करके जैसा कि वो अप्रोप्रिएट समझे उस ऑर्डर को ऑल्टरनेट, मॉडिफाई या रिवोक कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड की इनकम पहले कितनी थी, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, 50,000 थी, ठीक है, और अब गिरकर कितनी हो गई, 20,000, तो वो मेंटेनेंस कम करवाने के लिए ऑल्ट्रेशन मांग सकता है। वैसे ही अगर वुमन की मेडिकल नीड्स बढ़ गई हैं तो वो ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए ऑल्टरेशन मांग सकती है। क्लियर है? तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से
इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए जो ऑर्डर्स हैं वो ऑल्टरनेट, मॉडिफाई या फिर रिवोक हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 26, रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। अन्य वादों, ठीक है, अदर सूट और लीगल प्रोसीडिंग में विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष रिलीफ। Subsection 1. Any relief available under Section 18, 19, 20, 21 and 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court or a criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act. अगर कोई रिलीफ अवेलेबल है अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 और कोई लीगल प्रोसीडिंग भी अवेलेबल है सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में, इस सेक्शन का मतलब है कि अगर किसी महिला ने ऑलरेडी सिविल सूट, फैमिली कोर्ट केस, डाइवोर्स प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग, कस्टडी केस फाइल किया है तो वो उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ मांग सकती है। ठीक है। Subsection 2. Any relief referred to in subsection 1 may be sought for in addition to and along with any other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before a civil or criminal court. कोर्ट चाहे सिविल हो, ठीक है, चाहे फैमिली कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, सबको पावर है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार रिलीफ दे सके। और सबसेक्शन 3 बोल रहा है इन केस एनी रिलीफ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग other than a proceeding under this act, she shall be bound to inform the magistrate of the grant of such relief. ये प्रोविज़न महिला को मल्टीपल लेजिस्लेशन से बचाने के लिए बनाया गया है ताकि उससे हर रिलीफ के लिए अलग अलग केस फाइल ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वाइफ ने डाइवोर्स केस फाइल किया है हस्बैंड के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में। अब उसी केस में वो रेजिडेंस ऑर्डर या फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मांग सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, तो नया केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाल दिया और वाइफ ने पहले ही मेंटेनेंस केस फाइल कर रखा है तो उसी प्रोसीडिंग में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी रिलीफ ले सकती है। मतलब कि सेक्शन 26 जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी देता है, एक ही प्रोसीडिंग में सब रिलीफ मांगा जा सकता है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अवेलेबल है। जाते हैं सेक्शन 27 पे, ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार। सबसेक्शन 1. The court of judicial magistrate of the first class or the metropolitan magistrate, as the case may be, within the local limits of which the person aggrieved permanently or temporarily resides or carries on business or is employed, or the respondent resides or carries on business or is employed, or the cause of action has arisen, shall be the competent court to grant a protection order and other orders under this act and to try offences under this act. जिस जगह पर अग्रीव्ड पर्सन परमानेंटली रहता है या टेम्पररी रहता है या फिर कोई बिजनेस चलाता है या फिर नौकरी करता है, एम्प्लॉयड है, या फिर रिस्पोंडेंट जहाँ रहता है बिजनेस वो करता है या फिर एम्प्लॉयड है, या फिर जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्शन जो है हुआ है, अपराध हुआ है, ठीक है, तीनों ही जगह पर जो क्षेत्राधिकार होगा किसका होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। ये दोनों ही कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होंगी प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करने के लिए या फिर इस एक्ट के अंतर्गत जो अदर ऑर्डर्स हैं, अन्य आदेश हैं, उनको पारित करने के लिए किसके पास क्षेत्राधिकार होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तीनों में से किसी भी क्षेत्राधिकार रखने वाले कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है जिससे कि अननेसेसरीली कहीं दूर न जाना पड़े हियरिंग के लिए। और सब सेक्शन 2 बोल रहा है एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट इंडिया। इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया कोई भी आदेश थ्रू आउट इंडिया इन्फोर्सिएबल होगा, संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है। सेक्शन 28 प्रोसीजर, प्रक्रिया। Save as otherwise provided in this act, all proceeding under section 12, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 and offences under section 31
शैल बी गवर्न बाय द प्रोविज़न ऑफ CRPC। इस एक्ट में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उसके अलावा सभी प्रोसीडिंग्स जो सेक्शन 12 यानी कि जो एप्लीकेशन से संबंधित है मजिस्ट्रेट को, सेक्शन 18 यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर, सेक्शन 20 मॉनिटरी रिलीफ, सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर, सेक्शन 22 कॉम्पनसेशन ऑर्डर और सेक्शन 23 यानी कि इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर और ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 31 के अंतर्गत दिए गए हैं। सेक्शन 31 में क्या दिया गया है? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करने पर, प्रोटेक्शन ऑर्डर को तोड़ने पर जो पेनल्टी दी गई है सेक्शन 31 में, ठीक है, ये सभी तरीके की जो प्रोसीडिंग है वो किसके द्वारा गवर्न की जाएंगी? CRPC के प्रोविज़न के द्वारा, यानी कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा गवर्न की जाएंगी। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? Nothing in subsection 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under section 12 or under subsection 2 of section 23। सबसेक्शन 1 की कोई भी बात, ये जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 और सेक्शन 31 की जो प्रोसीडिंग है वो किसके द्वारा गवर्न की जाएंगी? CRPC की। और सबसेक्शन 1 की ये बात कोर्ट को प्रिवेंट नहीं करेगी सेक्शन 12 यानी कि एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट और सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? एक्स पार्टे डिक्री की बात हो रही है। तो एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट और एक्स पार्टे डिक्री को डिस्पोज करने के लिए अपना खुद का प्रोसीजर फॉलो करने से प्रिवेंट नहीं करेगी कोर्ट को, ठीक है। यानी कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 को लेकर सबसेक्शन 1 की किसी भी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ही प्रोसीजर फॉलो होगा। लास्ट सेक्शन देखेंगे चैप्टर 4 का, जो कि डील करता है अपील से। सेक्शन 29, There shall lie an appeal to the Court of Session within 30 days from the date on which the order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent, as the case may be, whichever is later। अपील कहाँ होगी इस एक्ट के अंतर्गत? सेशन कोर्ट में। कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर जब अग्रीड पर्सन को सर्व हो जाएंगे, उसको मिल जाएगा या फिर रिस्पोंडेंट को मिल जाएगा वो आदेश, जो भी बाद में हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाए गए ऑर्डर की तारीख से जो अग्रीड पर्सन या रिस्पोंडेंट को भेज दिए जाते हैं, उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल की जाएगी सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं कमेंट पिन कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और एक डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी, तो वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस एक्ट का लास्ट चैप्टर 5 और जो भी केस लॉज रह गए होंगे वो कंप्लीट करेंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।